कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और ख़ास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद फमर खान। हाथरस गैंगरेप मामला एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती दिखाई देने लगी है। और जिस तरह रातों रात इस युवती के शव को ले जाकर शमशान में पुलिस प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, इसको लेकर भी लगातार सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच एक और जो चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पीड़ित परिवार को जो है घेरे में जो है कैद कर दिया गया है, सुरक्षा में रखा गया, या यूँ कहा जाए जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और हाथरस में किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, प्रतिबंधित इस क्षेत्र को कर दिया गया है। छावनी में कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और धारा 144 लागू है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा जो सीट है, इस पर उपचुनाव होने घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। और लेकिन जिस तरह से इस बार ये सीट सुर्खियों में आ रही है, पिछले 20 सालों में जब से ये राज्य बना है तब से अभी तक सुर्खियां बटोरती ये सीट नजर नहीं आई है, क्योंकि इसकी खास वजह यह भी है कि यहाँ पर तीनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़, जो कि कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, तीनों ही दल अपने अपने स्तर पर वोटरों को रिझाने की भरपूर कोशिश करते नजर आ रहा है। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर मरवाही उपचुनाव को लेकर, तो और उत्तर प्रदेश में गरमाई सियासत को क्या कुछ हिमायत, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। हाथरस घटना के बाद पीड़ित के गांव में इस वक्त धारा 144 लागू है। किसी को भी गांव के अंदर या बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है, लेकिन किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर पीड़ित का भाई मीडिया के सामने आ गया और उसने अपने बयान में कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। उसने बताया उसके पूरे परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है। हाल ही में डीएम ने उसके ताऊ से हाथापाई भी की है। इस बीच किसी पुलिसकर्मी की नज़र उस पर पड़ गई, जिससे देख वो छिपते छिपाते वापस चला गया। उधर इस पूरी घटना के विरोध में तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाती दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग लगाए जाने पर खड़ी पुलिस के सामने ही आप कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। भूलगड़ी से क्यों भाग के आई हो तुम? थोड़ा तेज बोलो। पुलिस वाले मार रहे हैं? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कितने लोग अंदर अंदर रखे पुलिस वालों ने? इनका सारा परिवार ही कर रखा है, बंद कमरा में बंदी लगा दी, बाहर से किसी को नहीं आने जा रहा। हम प्रदर्शन उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, जो डीएम ने और एसएसपी ने जो मिल करके षड्यंत्र रचा उसके साथ में। उसके परिवार को पहले से दुश्मनी चली थी, लड़की क्यों मारी गई इन अधिकारियों को सबको मालूम है। आई समझे उस लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ है उनको सुरक्षा दी जाए, उसे 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए और डीएम और एसएसपी को हटाया जाए। जब तक नहीं हटेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दिया जाए। अब बार बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देखा जाए तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। पहले पीड़िता को के बीमारी को लेकर, उससे संबंधित बातों को लेकर जो है मामला गर्माता नजर आया था। उसके बाद जब एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी का बयान सामने आता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं है, एक बड़ा जो है तथ्य सामने आया, उसको लेकर भी सियासत गर्माती दिखाई दे रही। अब जिस तरह से पहरा बढ़ा दिया गया है, धारा 144 से जो है हाथरस में लगा दी गई है, उस गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। न तो किसी को जाने दिया जा रहा और ना ही गांव से बाहर आने दिया जा रहा है। इतनी सख्ती पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या कहे इस पूरे मामले को लेकर? कमल, इसको पहले समझना पड़ेगा कि आप जो रेप पीड़िता का गांव है, उस गांव को
पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया। लगभग 2000 पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए। न ही कोई राजनीतिक व्यक्ति को, न ही कोई मीडिया कर्मी को वहां जाने दिया जा रहा है। सीधे तौर पर प्रशासन का ये कहना है कि एसआईटी के जांच में दखल हो रही, लेकिन जिस तरह से सरकार कुछ छुपाना चाहती है, लोगों का ये कहना है कि जिला प्रशासन बिल्कुल इस पर आमादा है कि कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाएगा और न ही रेप पीड़िता के परिवार से मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न और इस तमाम चीजों को की बेचैनी को बढ़ा दे रहा है। मीडिया को रोका गया है, सुबह से लगातार मीडिया जद्दोजहद कर रही है। कल राहुल गांधी गए थे लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए। इसी तरह से लगातार अन्य राजनीतिक दल जैसे टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, उसके तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहां जाना चाहते हैं, रेप पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन मिलने नहीं दे रही। प्रशासन से जब बात की गई तो प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा कि निश्चित रूप से एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की जांच में कहीं न कहीं खलल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जिस तरह से रेप पीड़िता का शव आधी रात को जलाया गया, उसके परिवार की उसमें सहमति नहीं थी, तो इस प्रश्न को खड़ा करता है कि क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन इस मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार के सबसे बड़े मुखिया के आदेश पर हो रहा है जी। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन या पुलिस अधीक्षक या डीएम खुद ये नहीं तय कर रहा है कि वहां मीडिया जाए या फिर राजनीतिक लोग जाएं या फिर उसके परिवार वालों से मिलें, बातचीत करें। ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया द्वारा ये निर्देशित किया जा रहा है कि वहां लोगों को नहीं जाना है जी। और इस केस की जांच एसआईटी करके अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष के पास भी एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए हाथ आया है। मीडिया की भी कहीं टीआरपी कमजोर हो रही थी, उसको भी लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है। आज वो जब तमाशा हमें देखने को वहां मिल रहा है तो पीपली लाइव जो पिक्चर है वो उसकी याद आ रही है। और निश्चित रूप से किस्म किस्म के नाटक वहां तमाम कुछ चैनल द्वारा किए जा रहे हैं, जो बड़ा जो है शर्मनाक है और निश्चित रूप से धैर्य नहीं है। पुलिस प्रशासन अगर मीडिया को रोकता है तो उसका पालन भी करना चाहिए, अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन तमाम जो है ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन और सरकार कुछ छुपाना चाहती है और उसको निश्चित रूप से उस चीज को बिल्कुल छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई चीज छुप नहीं सकती है। अगर रेप पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई, आरोपी पकड़े गए, अगर मीडिया राजनीतिक दल उस गांव में जाकर उसके परिवार से मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इजाजत देनी चाहिए। सरकार की एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह का ये माहौल बनाया जा रहा है, मतलब रेप पीड़िता के शव पर राजनीति की जा रही है, किस्म किस्म के तमाशे किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा निंदनीय है, खराब है और ये स्तरहीन पत्रकारिता और राजनीति दोनों है। तो इस चीज को देखना होगा कमर कि सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर है। अब कहीं न कहीं जो रोल विपक्ष का था वो अब मीडिया निभा रहा है, सरकार को मजबूर कर रहा है। सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो अब जिस तरह से उसका जो भाई है, यानी कि रेप पीड़िता का जो भाई है, वो जैसे ही छुप छुपा के आया है, उसने जिला प्रशासन की पूरी होल खोल के रख दी है। उसने सीधे तौर पर कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा लात से हमारे ताऊ को मारा गया, परिवार के लोगों को धमकाया गया, मोबाइल तक छीन लिए गए। तो यानी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जिला प्रशासन किसके इशारे पर यह काम कर रहा है? इस चीज का भी खुलासा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मौन है, एक छोटा सा ट्वीट करके जो है न्याय की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी मौन है, डीजीपी मौन है। तो आखिर कौन व्यक्ति है जो निर्देशित कर रहा है जिला प्रशासन को? उस व्यक्ति को भी आगे आना चाहिए और कहना चाहिए। इसलिए ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। निश्चित रूप से राजनीतिक दल भी और मीडिया भी उसकी तह तक जाएंगे और उसका पता लगाएंगे।
सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल, एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर जो चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा, राजनीति से जुड़े लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, ना ही उस गांव से बाहर किसी को निकलने दिया जा रहा है। लेकिन जब उस पीड़ित परिवार के एक युवक का बयान सामने आता है, उस बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि एक अलग बात निकलकर सामने आई है कि पीड़ित परिवार को डराया और धमकाया भी जा रहा है। लेकिन इस तरह की जब बातें सामने आ रही हैं तो क्या वजह मानी जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि उस पूरे मामले को लेकर पर्दे के पीछे से कमान कोई और देता नजर आ रहा है। हालांकि वो कौन है ये साफ तौर पर साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसी क्या कुछ वजह मानी जाए कि क्योंकि एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि इतनी पाबंदियां, इतना पहरे लगाने के पीछे आखिर वजह है तो है क्या? देखिए, सीधे तौर पर कमर अगर हम बात करें तो बिना लखनऊ के निर्देश के जिलाधिकारी या एसपी वो निर्देश के हिसाब से ही काम करते हैं। बिना वहां के निर्देश के, लखनऊ का जो निर्देश है, जो गृह विभाग है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री हैं, तो बिना उसके निर्देश के जिला प्रशासन कैसे काम करेगा? तो निश्चित रूप से वो काम कर रहा है, वो किसी के निर्देशों का पालन कर रहा है, ये बिल्कुल सर्वविदित है। लेकिन कोई व्यक्ति को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं बहुत सारे मीडिया कर्मियों से मैंने बात की जी, और जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे सीनियर हैं, तो सबकी भी लगता है कि वो खुलकर बहुत नहीं आ रहे हैं, बस केवल वो कहीं ना कहीं अपने ही जाल को बनाकर उसमें उलझ रहे हैं जी। ये भी बहुत गलत है। जनता को सच्चाई मालूम होनी चाहिए, गांव के अंदर क्या चल रहा है, उसके परिवार पर कितना दबाव है, किन किन चीजों को लेकर उसके परिवार से सौदेबाजी चल रही है जी, किस तरह से उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। ये जो बच्चा निकल कर आया है वो साफ साफ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उसने पूरी पोल खोली है जी। अंदर जो जिला प्रशासन है वो मौजूद है, उसके परिवार को अपने प्रभाव में ले रहा है जी। मामले को भट्ट जी, इन पूरी परिस्थिति में देखा जाए जिस तरह से जी भट्ट जी, इन पूरी परिस्थितियों में देखा जाए जिस तरह से एक पीड़ित परिवार का सदस्य बाहर निकलकर सामने आता है, मीडिया से को बयान देता है, कई सारी बातों का खुलासा होता है। इसके बाद एसआईटी की जो जांच कर रहे हैं उन पर, या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से पाबंदी लगा के रखी है, प्रतिबंधित करके रखा है क्षेत्र को, उनका क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, एसआईटी जो सरकार ने गठित की है, विकास दुबे मामले में भी सरकार ने एसआईटी गठित की है। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई घोटाला होता है, जब भी प्रदेश में कोई बड़ा हत्याकांड, बड़े रेप की घटना होती है, बवाल होता है, तो सरकार एसआईटी गठित कर देती है। एसआईटी है क्या? उत्तर प्रदेश के ही आईपीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के ही आईएएस अधिकारी उस एसआईटी के चीफ हैं। कितना न्याय उनसे मिल पाएगा? अगर आपको गठन करना है तो आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। भगवान स्वरूप जो उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी हैं, जो गृह सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनको एसआईटी का चीफ बनाया गया है। जब वो एसपी थे तब से मैं उनको जानता हूं और उनके बारे में भी जानता हूं। वो किस तरह का न्याय दिला पाएंगे, किसके इशारे पर उनको एसआईटी चीफ बनाया गया है, किस तरह की रिपोर्ट तैयार करने की उनको निर्देशित किया गया है, ये तमाम चीजें आगे खुल के आएंगी और ये सारी चीजें जो है जनता को भी पता चलेंगी। चलिए, बिल्कुल, अभी तो जिस तरह से बातें कई खुलकर आएंगी, वाकई मामला काफी गर्माता जा रहा है और जिस तरह से परत दर परत हर रोज एक नई कड़ी जुड़ती दिखाई दे रही है, एक अलग बात निकलकर सामने आ रही है। आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर आएगी, वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो हाथरस मामले को लेकर जिस तरह से देखा जाए तो पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं और एसआईटी के काम में दखलंदाजी हो रही है, यह हवाला दिया जा रहा है और इसी के चलते पूरे गांव को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। न तो किसी को अंदर प्रवेश देने की इजाज़त है और न ही किसी को बाहर आने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आगामी दिनों में जांच जिस तरह से हो रही है उसको लेकर क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आती है। और अब बात करेंगे मरवाही को लेकर, जो इन दिनों काफी सुर्खियों बटोरता नजर आ रहा है। विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस ने सियासी गणित के जरिए समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। तीनों पार्टियों का मुद्दे और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचने का दौर लगातार जारी है। राज्य बनने के बाद पहले प्रदेश और सबसे गरीब और पिछड़े बेल्ट के रूप में चर्चित मरवाही अब सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है।
3 नवंबर को होने वाले मरवाही उपचुनाव में गांव के वोटर निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। पूर्व सीएम मरवाही विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हो गई थी, इसलिए यहां उपचुनाव होना है। अब यहां बदले हुए परिदृश्य दिखाई देने लगे हैं। यहां गोरेला पेंड्रा मरवाही का नया जिला बनना, नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलना, मरवाही को नगर पंचायत का बनाने से मरवाही उपचुनाव में यहां का सियासी समीकरण अब बदला बदला सा नजर आने लगा है। और यहां हम आपको बता दें 2018 में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होता दिखाई दिया था। उसके बाद अब उपचुनाव में यह मुकाबला एक बार फिर सामने होता दिखाई दे रहा है। और यह बता दें कि जून 2016 में पूर्व सीएम अजीत जोगी ने अलग पार्टी बनाई थी। कांग्रेस का दावा था कि मरवाही सीट उनका गढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाद इस सीट से 4 बार जीत मिली है और 1 बार जोगी कांग्रेस, लेकिन बीते चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस पक्ष में आपको बता दें यहां 7% मतदान भी नहीं हुआ था, तो वहीं भाजपा के पक्ष में 13.43% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय ही रहने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से तीनों ही दलों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो तकरीबन 2 साल का वक्त होने वाला है कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को। उनकी उपलब्धियां, उनकी योजनाओं के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और जोगी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस सीट पर यह है कि अजीत जोगी का गढ़ माना जाता रहा है इस क्षेत्र को, और बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल तीनों ही दल अपने दमखम के साथ इस सीट को जीतने में लगे हुए हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और उससे पहले जिस तरह का माहौल यहां पर बनता दिखाई दे रहा है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि तमाम जो दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं, इन्हें देखकर यही कहेंगे कि मुकाबला काफी कड़ा है। मरवाही सीट आदिवासी आरक्षित सीट है। यहां आदिवासी समाज के वोटर ही प्रत्याशी की जीत और हार का फैसला तय करते हैं। जातिगत समीकरण मरवाही विधानसभा में भी देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें यहाँ 70,000 गोड़ आदिवासी, 20,000 के लगभग कंवर और 10,000 भेना, 5,000 सिधारे, इसके अलावा 12,000 पनिका, 5,000 सतनामी, 7,000 के लगभग जायसवाल समाज के वोटर हैं। 61,000 के आसपास देखा जाए तो अन्य समाज के मतदाता यहां पर हैं। और खबर पर बात करेंगे अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता। अभिषेक, मरवाही जो विधानसभा क्षेत्र है काफी सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है और तीनों ही दल के दिग्गज लगातार यहां के दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और दमखम के साथ जो है यहाँ के वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, अपने पक्ष में वोट करने की मांग लगातार की जा रही है। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है जिस तरह से सुर्खियां जो है मरवाही को लेकर सामने आ रही है? मरवाही में सक्रिय हो गई है, मैदान में आ चुकी है और लगातार ही शुरू हो गए, चाहे बात करें कांग्रेस की या भाजपा की या कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जैसी अखबार यहाँ बने हैं जब से साथ 4 प्रभारी और मोहित के पेटा पालिका रखा विधायक, साथ ही लातूर विधायक शैलेश पांडे जी, अर्जुन तिवारी को यहाँ पे चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जो 4 दिन में मरवाही में बात कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और साथ ही एवं सर मुकेश चौधरी मैदान में यहाँ उतरे हुए हैं और लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी से रेणु की फ्रंट कमी नजर आ रही है, जो लगातार ही जनसंपर्क कर रही है। मरवाही एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे गांव में मतदाता है, 1,90,000 मतदाता है।
जी अभिषेक, और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि सियासत लगातार चरम पर है, त्रिकोणीय मुकाबला एक बार फिर इस विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। उम्मीदवारों को लेकर देखा जाए तो क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है, और जनता को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ उनके मन में है? और आपने जैसे कहा प्रत्याशी के बारे में, तो अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी जो कांग्रेस के ऊपर के नाम सामने आया है और भाजपा के प्रत्याशी संप्रदाय प्रत्याशी सामने नाम आए हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ है। अब देखने की बात है कि 16 नवंबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा, तो कौन प्रत्याशी बनता है? बिल्कुल अभिषेक, माहौल काफी जो है देखा जाए दिलचस्प है यहाँ पर, क्योंकि तीनों ही दल अपने अपने स्तर पर जीत का दावा भी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ वजह मानी जाए, क्या कुछ रणनीतियां इन तीनों ही दलों के पास जिसको लेकर पुरजोर तरीके से जीत का दावा किया जा रहा है? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? अभिषेक, जीत के दावों को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस अपने घोषणाओं के बल पे ही मैदान में उतरी है, तो भाजपा केंद्र की नीतियों को ही यहाँ पे बता रही है, तो जो भी कांग्रेस सहानुभूति लेने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए बिल्कुल अभिषेक, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मरवाही विधानसभा क्षेत्र इन दिनों काफी सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है, जो कि कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, तीनों ही दल मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जनता के मन में है और किस तरह यहाँ पर इस सीट का फैसला जनता करती है। और लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इस पूरी सीट को लेकर जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर निर्णायक जो भूमिका है वो आदिवासी वोटरों की है, आदिवासी क्षेत्र है, और जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अब तीनों ही दल चुनावी मैदान में, त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये जीत किसके खाते में जाती है वाकई देखना दिलचस्प होगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।